नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं थाने से, जहां पर दोस्तों मुंबई की तरह ही डबल डेकर बसेस को ऑपरेट किया जाएगा बड़े नंबर्स में। और अभी फिलहाल पहली डबल डेकर बस को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया है। तो दोस्तों डबल डेकर बस बेसिकली थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा लाई गई है और इस टाइप की टोटल 10 बसेस उनके द्वारा लाई जाएंगी। पहली अभी आ चुकी है और 9 बसेस धीरे धीरे आती रहेंगी क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। 65 पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी और 33 पैसेंजर्स की स्टैंडिंग कैपेसिटी के साथ इन बसेस की टोटल पैसेंजर कैपेसिटी 98 पैसेंजर्स के आसपास है। और अभी फिलहाल जो पहली बस यहाँ पर आई है वो 3 हाथ नाका से गेमू के बीच में ऑपरेट होगी और अभी लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहाँ पर दोस्तों कर्नाटका सरकार स्टेट में 3 सस्टेनेबल डेटा सेंटर पार्क्स को तैयार करने जा रही है और इसको लेकर अभी प्रीलिमिनरी वर्क स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में बताऊं तो इनमें से एक डेटा सेंटर पार्क जो कि सबसे पहले बनेगा वो बेंगलुरु के होसकोटे में बनने वाला है। 500 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी होगी और तीनों में से सबसे बड़ा होगा। डेटा सेंटर पार्क के लिए जो एनर्जी का इस्तेमाल होगा उसके लिए से पावागढ़ सोलर पार्क से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाएगा। सिमिलरली एक और डेटा सेंटर पार्क बेंगलुरु के अंदर बनकर तैयार होगा। हालांकि कैपेसिटी तो नहीं बताई गई है कि जितनी इसकी कैपेसिटी होगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली डेटा सेंटर पार्क होसकोटे डेटा सेंटर पार्क से छोटा होगा और 200 से 250 मेगावाट के आसपास इसकी कैपेसिटी होगी। कर्नाटका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड का 350 एकड़ का एक लैंड पार्सल इसके लिए आइडेंटिफाई किया गया है और वहीं पर ये डेटा सेंटर पार्क बनकर तैयार होगा। इसके अलावा आखिरी डेटा सेंटर पार्क मैसूरू के अंदर बनकर तैयार होगा। इसकी कैपेसिटी भी 200 से 250 मेगावाट के आसपास होगी। फिलहाल मैसूरू की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसको लेकर लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन का काम स्टार्ट कर दिया है। जहां पर भी सूटेबल लैंड मिलती है वहीं पर ये डेटा सेंटर पार्क बनकर तैयार होगा। अगली दोस्तों अपडेट एविएशन से है, जहां पर हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा हब एंड स्पोक मॉडल की टेस्टिंग स्टार्ट कर दी गई है और अभी एयर इंडिया के साथ मिलकर सबसे पहले काम दिल्ली वाराणसी रोड पर स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों बेसिकली अगर आपको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताऊं तो अभी मान लीजिए कि अगर एक पैसेंजर को वाराणसी से लंदन के बीच में ट्रैवल करना है तो सबसे पहले उसको वाराणसी से दिल्ली एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा और फिर दिल्ली एयरपोर्ट से वो लंदन की फ्लाइट पकड़ेगा। और क्योंकि ये दोनों अलग अलग जर्नीज होंगी तो दोनों जर्नीज के लिए अलग अलग बैग स्कैनिंग, चेक इन, सिक्योरिटी, इस तरह का पूरा प्रोसेस अलग अलग जगह पर करना होगा। यानी कि ये काम उसको वाराणसी एयरपोर्ट पर भी करना होगा और दिल्ली एयरपोर्ट पर भी करना होगा। और क्योंकि दिल्ली से तो वो इंटरनेशनल फ्लाइट होगी तो इमिग्रेशन और कस्टम वगैरह का भी प्रोसेस वहाँ पर करना पड़ेगा। इसके चलते ओवरऑल लोगों का काफ़ी समय खराब हो जाता है और उनको काफ़ी समय पहले भी एयरपोर्ट पर पहुँचना पड़ता है। लेकिन स्पोक एंड हब मॉडल के अंतर्गत इस प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि स्पोक एयरपोर्ट जैसा कि इस केस में वाराणसी एयरपोर्ट होगा वहीं पर आपके सारे इमिग्रेशन, कस्टम और चेक इन वगैरह का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हब एयरपोर्ट जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट वो एक ट्रांजिट पॉइंट की तरह काम करेगा, जहाँ से आप सिर्फ लंदन की फ्लाइट सीधे पकड़ेंगे, आपको चेक इन वगैरह का कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि लोगों का यहाँ पर काफ़ी समय बच पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी सरकार ने डिसाइड किया है कि गंगा एक्सप्रेसवे को अब एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। और अभी फिलहाल वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ से एक्सप्रेसवे पास होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर बनता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पास होने वाला है और 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में ही आपको क्लस्टर्स बनते हुए दिखाई देंगे। हर क्लस्टर की डिजाइनिंग ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस और इंडस्ट्रियल पोटेंशियल के बेसिस पर की गई है। अभी तक कुल मिलाकर 6507 एकड़ ऑफ लैंड इन क्लस्टर्स में आइडेंटिफाई कर ली गई है। और अच्छी बात यह है कि 987 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिसीव भी हो चुके हैं, जो कि प्रॉपर्ली मटेरियलाइज कर लिए जाते हैं तो 47,000 करोड़ रुपीज तक की इन्वेस्टमेंट इन क्लस्टर्स में आपको देखने को मिलेगी। हालांकि डेवलपमेंट तो सारी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर होनी है, लेकिन हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ जैसे डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर सरकार का मेजर फोकस होगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारे फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहां पर दोस्तों बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने माहिम बांद्रा ईस्ट फ्लाईओवर को रिवाइव कर दिया है और अभी दोबारा से इसके लिए टेंडर्स वगैरह फ्लोट किए गए हैं। दोस्तों फ्लाईओवर बेसिकली गेम चेंजर होगा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के लिए, क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए इसको बनाया जाएगा। आज से ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले इसके लिए टेंडर फ्लोट किए गए थे, पर क्योंकि इस टेंडर को काफ़ी बैड रिस्पॉन्स देखने को मिला था तो इसके चलते प्रोजेक्ट कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। ऑलमोस्ट पिछले 3 सालों से ये ऐसे ही फंसा हुआ है, लेकिन अब बीएमसी के द्वारा दोबारा से इसके लिए टेंडर इन्वाइट किए गए हैं। 1.3 से लेकर 1.5 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी और स्पेसिफिकली सेनापति बापट मार्ग से बांद्रा ईस्ट के बीच में इसको बनाया जाएगा। साउथ मुंबई की तरफ जाने वाले जो कम्यूटर्स होंगे वो मेनली इसका इस्तेमाल करेंगे। कुल मिलाकर 220.17 करोड़ रुपीज़ का इसके ऊपर खर्च आएगा और होपफुली इस बार हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्त अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली मेट्रो फेज 5B को अप्रूव कर दिया गया है और इसके अंतर्गत दिल्ली मेट्रो के एग्जिस्टिंग नेटवर्क में 97 किलोमीटर से ज़्यादा का और मेट्रो नेटवर्क ऐड किया जाएगा। तो दोस्तों इस फेज में टोटल आपको 7 कॉरिडोर्स बनते हुए दिखाई देंगे। इनके बारे में वन बाय वन मैं आपको बताऊं
तो एक कॉरिडोर धासा बस स्टैंड से निगलोई के बीच में 11.86 किलोमीटर, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से किशनगढ़ के बीच में 15.97 किलोमीटर, समयपुर बादली से नरेला के बीच में 12.89 किलोमीटर, कीर्तिनगर से पालम तक 9.96 किलोमीटर, चोरबाग से मीठापुर तक 16.99 किलोमीटर, शास्त्री पार्क से मयूर विहार फेज 3 तक 13.2 किलोमीटर और केशवपुरम से रोहिणी सेक्टर 34 के बीच में भी 16.29 किलोमीटर लंबा एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। कुल मिलाकर इस फेज में टोटल 97.16 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क ऐड किया जाएगा और 65 के आसपास मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। 48,204.56 करोड़ रुपीज़ का इसके ऊपर खर्च आएगा और अभी फिलहाल क्योंकि दिल्ली सरकार के द्वारा से अप्रूव कर दिया गया है, तो अब ये प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। वहाँ से जैसी अप्रूवल मिलती है इसके ऊपर काम आगे बढ़ पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली एयरपोर्ट से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 और टर्मिनल 2 को एक पेडिस्टेरियन सबवे के थ्रू लिंक किया जाएगा और अभी क्योंकि इसके ऊपर अच्छा खासा प्रोग्रेस अचीव कर लिया गया है, तो इसी साल के अंत तक आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों ये बेसिकली एक अंडरग्राउंड पेडिस्टेरियन सबवे होने वाला है, जिसे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये दोनों मिलकर बना रहे हैं। अभी तक होता ये था कि अगर अभी किसी पैसेंजर को टर्मिनल 2 से टर्मिनल 3 के बीच में ट्रैवल करना है, तो या तो उसको 750 मीटर पैदल चलना पड़ता था या फिर शटल बसेस का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन ये पेडिस्टेरियन सबवे दोनों नीड्स को एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि सबवे के बन जाने के चलते टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 के बीच डिस्टेंस सिर्फ 80 मीटर का रह जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका कंस्ट्रक्शन पिछले साल से चल रहा है, तो इसी साल के अंत तक आपको ये कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट हैदराबाद से है, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा आरआरटीएस प्रपोज किया गया है हैदराबाद के लिए और अभी फिलहाल वो चाहते हैं कि हैदराबाद मेट्रो के फेज 2 को आरआरटीएस नेटवर्क के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। तो दोस्तों हैदराबाद मेट्रो का फेज 2 भी तेलंगाना सरकार टेक ओवर करने वाली है एलएनटी से, जहां पर 3 मेट्रो लाइन्स ऑपरेशनल है और अभी फिलहाल वो इसका टेक ओवर ही इसलिए कर रहे हैं ताकि हैदराबाद मेट्रो फेज 2 को इसके साथ मिलाकर ऑपरेट किया जाए। लेकिन अभी टेक ओवर से पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोजल सामने रख दिया गया है। उनके अकॉर्डिंग अगर हैदराबाद मेट्रो फेज 2 के कंपैरिजन में आरआरटीएस को यहाँ पर बनाया जाता है, तो ये मेट्रो के कंपैरिजन में ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा, क्योंकि हैदराबाद मेट्रो के फेज 2 पर 59,000 करोड़ रुपीज़ का खर्च आएगा, जबकि अगर यहाँ पर आरआरटीएस बनाई जाती है तो वो 48,000 करोड़ रुपीज़ के अंदर बनकर तैयार हो सकती है। और अगर तेलंगाना सरकार चाहेगी तो आरआरटीएस की सिलेक्टेड सेक्टर्स को इंटीग्रेटेड आरआरटीएस का मेट्रो कॉरिडोर के रूप में भी तैयार किया जा सकता है, जैसे कि मेरठ मेट्रो के अंदर किया गया है, जहाँ पर दोनों चीज़ें एक ही ट्रैक पर चलती हैं। और अभी फिलहाल क्योंकि प्रपोजल काफ़ी ज़्यादा प्रीलिमिनरी स्टेजेस में है, तो देखना है कि तेलंगाना सरकार का यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स रहता है। अगली दोस्तों अपडेट बिहार से है, जहाँ पर दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को सेटअप करने जा रहा है भागलपुर के अंदर और इसके लिए कनकैथी टेम्पिक साइड को उनके द्वारा चुना गया है। तो दोस्तों एचपीसीएल देश के अंदर कुल मिलाकर 24 के आसपास कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट सेटअप करने में लगा हुआ है। टाइम टू टाइम उनके द्वारा नई लोकेशंस अनाउंस की जाती है और उसमें से ही अभी एक भागलपुर के अंदर बनकर तैयार होगा, जो फैला होगा 10 एकड़ के एरिया में। 130 से लेकर 150 टन पर डे की इसकी वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी होगी और ओवरऑल 139 करोड़ रुपीस खर्च करके इसको तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।